नो नो सर। सर। वीबीटी और एमओटी को देखते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये दोनों थ्योरीज दी गई थी कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए। कोवेलेंट बॉन्ड जिन एटम्स के बीच में बनता है तो वो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स, सेपरेट मॉलिक्यूल्स, उनकी शेप कैसी होगी मॉलिक्यूल्स की, वो बताने के लिए ये दो थ्योरीज दी गई। उनमें से एक थ्योरी जो है 1927 में हिटलर एंड लंदन ने दी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जबकि उसके बाद 3 साल के बाद एक और थ्योरी दी गई, एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि हर्न, हकल, मेलिकन और दूसरे साइंटिस्ट ने दी थी। तो इनकी जो थ्योरीज थी, उन थ्योरीज के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? इनकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में कंबाइन होंगे और उनकी कॉम्बिनेशन से जो हमारे पास नए ऑर्बिटल बनेंगे, जो नए मॉलिक्यूल के जो ऑर्बिटल बनेंगे वो इस तरह के होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर वो सराउंड करेगा, इस तरह से यहाँ से यू मूव करता रहेगा। इस मूवमेंट में वो ज्यादातर टाइम एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होगा, यानी वो मोनोसेंट्रिक होगा। बीबीटी के मुताबिक जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो मोनोसेंट्रिक होंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो मोनोसेंट्रिक होंगे। बीबीटी कहती है कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर मोनोसेंट्रिक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होंगे। उसके अलावा ये बीबीटी क्या कहती है? इसके अलावा पॉइंट्स क्या हैं इसके? इसके अलावा पॉइंट्स याद हैं आपको? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स मोनोसेंट्रिक होते हैं, एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होते हैं, और ये जो है ऑक्युपाई करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। दे ऑक्युपाई एटॉमिक ऑर्बिटल। उसके अलावा इन दे डू नॉट लूज देयर, ये लूज नहीं करते अपनी आइडेंटिटी, लूज देयर आइडेंटिटी। क्या मतलब कि जैसे ये देखें, इनकी आइडेंटिटी किस तरह से है, इस तरह से नजर आ रही है आपको? ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो इसी तरह की इनकी आइडेंटिटी मौजूद रहेगी। अब हम इसको देखें जरा कि इसको हम अप्लाई करें एमओटी पर, तो एमओटी पर ये क्या हो जाएगा? यही सारे पॉइंट्स अगर हम एमओटी पर अप्लाई करेंगे तो एमओटी के लिए पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर और वो किसके इन्फ्लुएंस में होंगे? पॉलीसेंट्रिक न्यूक्लियस। जी, पॉलीसेंट्रिक में हो जाएंगे वो। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर पॉलीसेंट्रिक, they are influenced by more than one nucleus, more than one nucleus, एक से ज्यादा न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होंगे, एक से दे ऑक्युपाई ज्यादा इन्फ्लुएंस। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो किस तरह से इन्फ्लुएंस में होंगे मोर देन वन न्यूक्लियस? दे ऑक्युपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो ऑक्युपाई मॉलिक्यूलर कर देंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अलावा इसमें यहाँ क्या लिखेंगे? They do lose of their identity. दे लूज देयर आइडेंटिटी, वो अपनी Identity. आइडेंटिटी को लूज कर देंगे। और उसके साथ हम ये लिखेंगे MOT हेल्प्स टू स्टडी हाइब्रिडाइजेशन। MOT हेल्प करती है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन में। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? क्या होती है ये हाइब्रिडाइजेशन? किसी को Mix पता up है? of orbitals, sir. Mixing up of जी, orbitals. वेरी गुड, In बिल्कुल सही। Sir, formation of hybrid orbit. जी बिल्कुल सही, कि जिसमें हमारे पास जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, कंबाइन होंगे, और उनके कॉम्बिनेशन से हमारे पास नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। उन नए ऑर्बिटल्स को हम कहेंगे hybrid orbitals. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के बनते हैं। अगर s और p ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं तो s और p के कॉम्बिनेशन से sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब डिपेंड अपॉन, अगर एक s और एक p है तो sp1, अगर एक s और दो p हैं तो sp2, अगर एक s और तीन p हैं तो sp3, और अगर एक s तीन p और एक d ऑर्बिटल है तो sp3d1। sp3d1 का मतलब कितने सारे ऑर्बिटल कंबाइन हो गए? एक s Sir, ऑर्बिटल, तीन p ऑर्बिटल 4. और एक d ऑर्बिटल, टोटल हो गए 4. 4 या 5? 5, sir. Sorry, 5. 5। और अगर sp3d2 है तो 6. 6। तो इस तरह से ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं और उनके कॉम्बिनेशन से फिर नए ऑर्बिटल्स जनरेट होते हैं। Sir, इस तरह जी, sir, VBT गलत है क्या? VBT वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर को बताती है। वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेस पर वो बात करती है, जबकि MOT जो है वो बताती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। गलत नहीं है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन की जो बात है वो बताती है MOT। VBT बताती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी में हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। यानी अगर हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर के बेस पर देखेंगे, कार्बन की वैलेंसी 2 होगी, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर देखेंगे तो कार्बन की वैलेंसी 4 होगी। तो 2 के बेस पर तो सही है कि वो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कार्बन जो है वो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? सर आ सर, आ रही है। फिलहाल आपके पास आवाज नहीं आ रही, बाकी सबके पास आ रही है। कार्बन की वैलेंसी, तो अभी हमारा आगे टॉपिक आ रहा है, चले हम अभी बता देते हैं आपको। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 और ये 2s2, और उसके बाद फिर है 2px1 और दूसरा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2py1। 2py1. तो ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हेलो, शोर तो नहीं आ रहा आपके पास? सर, आ रहा है, आया था सर अभी। सर अब नहीं आ रहा। ये पता नहीं क्यों आ रहा है। सर अब आ रहा है। देखिए शायद अब आपके पास आवाज सही आ जाए। आ रही है आवाज? ये सर अभी आ रही है, लेकिन पहले चली गई थी। हाँ, मैंने उसको हटा दिया, आपको डायरेक्ट लैपटॉप से आवाज है। अच्छा, इसमें देखिए ये जो है वैलेंसी, इसकी जो 2 वैलेंसी है ये इस बेस पर है कि 2px1 और 2py1। 2px1 और 2py1 ये शो कर रहा है कि कार्बन के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब कि कार्बन डाइवैलेंसी शो करता है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। जबकि सर फिर हम दोनों यूज करेंगे। डिपेंड अपॉन कि हमारे पास सिचुएशन क्या है उसके हिसाब से। तो कहीं कहीं पर कुछ जगह पर कार्बन डाइवैलेंसी शो कर रहा होता है, कुछ जगह पर कार्बन टेट्रावैलेंसी शो कर रहा होता है। तो डाइवैलेंसी ग्राउंड स्टेट में
2pz खाली है, यहाँ पर हमने इसको छोड़ दिया है। 2pz क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि 2pz में इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये सर ये आगे ग्राउंड हमारा स्टेट है टॉपिक ना? आ रहा है, ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है। यस एक्साइटेड स्टेट होगी तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यस शिफ्ट होगा यहाँ पर, और शिफ्टिंग के बाद फिर ये 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। उसके बाद फिर हाइब्रिडाइजेशन होगी, फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल आएंगे। ठीक है, ओके चलते हैं आगे अपने टॉपिक की तरफ। तो इसमें देखते हैं कि हमारे सर पास ये वीबीटी में मोनोसेंट्रिक कैसे है? मोनोसेंट्रिक इस तरह से कि हमारे पास जो है ऑर्बिटल्स हैं, ये एक ऑर्बिटल और ये दूसरा ऑर्बिटल। जब हमारे पास ये ऑर्बिटल मर्ज नहीं हुए तो हम इस तरह की शेप लेते हैं, जैसे हमने रेडियस फाइंड आउट किया था, होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल लेकर उनका न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस मालूम किया था। ये इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ मौजूद है। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है। जब ये मूव करते हुए यहाँ चला जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर, तो हम कहेंगे कि अब इस वक्त में ये इस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है। तो ये ज़्यादातर एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहता है, एक न्यूक्लियस के अंडर कंट्रोल रहता है, इसीलिए इसको हम मोनोसेंट्रिक कहते हैं। मोनोसेंट्रिक, मोनोसेंट्रिक का मतलब एक न्यूक्लियस के कंट्रोल में। पॉलीसेंट्रिक मीन्स मोर देन वन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में। सर अगर दोनों न्यूक्लियस के दरमियान में आ जाए तो बहुत कम टाइम होता है उसमें, बहुत ही कम टाइम होगा जब वो दोनों के दरमियान में आएगा। वो मूव ऐसे करेगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन ये इस तरह से मूव करेगा, इस तरह से मूव करेगा, ऐसे इस तरह से। तो कुछ टाइम यहाँ पर भी आएगा, लेकिन बहुत कम होता है। ठीक है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल बन रहा है या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? आप ये देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन किस किस में होती है, उसके हिसाब से देखेंगे ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या है और एक्साइटेड क्या है, क्या वो एटम अपनी वैलेंसी को किस तरह से बढ़ा रहा है, ये आपको पता चलेगा उसकी वैलेंसी के हिसाब से। तो वो आगे आगे हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, फिर क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपको, ओके अगर सर। आपसे पूछेगा। हम पढ़ते हैं आगे। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमें मिलता है लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से LCAO, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये बताता है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल लीनियरली कंबाइन होंगे तो वो दो सेट देंगे हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के। एक होगा हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक होगा हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जो एंटी बॉन्डिंग होगा ये वाला होगा एंटी बॉन्डिंग वाला, और जो नीचे वाला होगा ये होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। की अपनी एनर्जी जो है वो यहाँ पर है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये इनकी अपनी एनर्जी है। अब जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाएंगे, और इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर चला गया है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम कहते हैं सिग्मा और पाई। जो एंटी बॉन्डिंग वाले हैं उनको हम कहते हैं सिग्मा स्टार और पाई स्टार कहते हैं। एंटी बॉन्डिंग वालों को, बॉन्डिंग वालों को हम कहते हैं सिग्मा एंड पाई, एंटी बॉन्डिंग वालों को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार से। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में डिफरेंस क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनमें इनकी एनर्जी जो है वो कम होती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैविंग लोअर एनर्जी इज मोर स्टेबल and is called bonding molecular orbital, while the molecular orbital having higher energy is less stable and called anti-bonding molecular orbital. जहाँ पर एनर्जी लो होगी तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आप क्या याद रखेंगे
लो एनर्जी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। स्टेबिलिटी भी ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा है। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या होगा? हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या होगा? सर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उन वाले ऑर्बिटल्स के अंदर का मुकाबला एंटी बॉन्डिंग के। ज्यादा होंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, और जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो वहां इलेक्ट्रॉन भी कम होंगे। बिल्कुल ठीक। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास टेक्स्ट में ज्यादा नहीं किया, लेकिन वैसे ये यूज होता है बॉन्ड ऑर्डर मालूम करने के लिए। अब ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सर नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन टू एटम्स। वेरी गुड। Number of bonds formed between two atoms is called बॉन्ड bond order. How can we find bond order? सर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में से माइनस कर देंगे एंटी बॉन्डिंग को डिवाइडेड बाय 2। Very good. Bonding electron, बॉन्डिंग में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम माइनस करेंगे, जिससे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से मिलते हैं एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। फिर क्या करेंगे इसके बाद? हम इसको डिवाइड बाय 2 से डिवाइड कर देंगे हम इसको, और जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा, ये हमारे पास है, और यहाँ पर डिवाइड बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब कि कितने बॉन्ड बन सकते हैं दो एटम्स के बीच में। अब बॉन्ड ऑर्डर हम यहाँ मालूम करते हैं। ये देखिएगा, ये हमारे पास है हाइड्रोजन का एक एटम, उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सिंगल, ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम, उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले गए। एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं और बचा ही नहीं। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमारे पास है 2, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 0, और इसको डिवाइड करेंगे हम 2 से तो हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर मिला हमें 1। बॉन्ड ऑर्डर कितना मिला? हाइड्रोजन का। अब यही एग्जाम्पल ले लें आप किस पर? हीलियम पर। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सर एंटी बॉन्डिंग हमेशा 0 होगा। और ये दूसरा हीलियम एटम, एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया नीचे, एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया ऊपर, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन। 2 क्या मिलेगा? सर 0 आएगा। 0। ठीक है, यस। ये एंटी बॉन्डिंग वाला समझाएगा, ये 0 कैसे आया? एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन गया कैसे पूछना चाह रहे हैं, या 0 कैसे आया? ये दोबारा क्वेश्चन करें। अपेरेंटली एंटी बॉन्डिंग वाला में समझ नहीं आया कि ये 0 कैसे हुआ। ये 0 इस तरह से हुआ कि हमारे पास जो हीलियम का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास है 1s2। ये एक हीलियम एटम, ये दूसरा हीलियम एटम, उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2। 2 इलेक्ट्रॉन एक हीलियम के पास और 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे हीलियम के पास। उन दोनों में से एक एक चला गया बॉन्डिंग में, बाकी बच गया एक एक, वो चला गया एंटी बॉन्डिंग में। तो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन 2 और एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन 2, जब हम 2 - 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0। 0.2 = 0। तो इसका मतलब कि हीलियम, अगर आपके पास मॉलिक्यूल है He2, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन 2 एटम्स ऑफ हीलियम? बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा हीलियम के 2 एटम्स में? आप क्या बताएंगे? 0 जो बताएंगे। अच्छा, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन?
2 ऑक्सीजन के दो एटम्स के बीच में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 2 2 होगा। सर 2 है। कैसे होगा? एक्सप्लेन करें। शोर बहुत आ रहा है। इस तरह से हवा होगा। की आवाज आ रही है सर। सर 3 बॉन्डिंग में जाएंगे और एक एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। जी, 3 बॉन्डिंग में जाएंगे और एक पेयर एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। यस ऐसे सर, यस सर। या सही बताया गलत बताया आपने? देखिए अभी हम सर बनाते हैं। 6 सब पेयर्स होंगे ना, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे बॉन्डिंग में और क्या कहते हैं 2 होंगे एंटी बॉन्डिंग के अंदर और डिवाइडेड बाय 2 4 आएंगे और 2 आएगा। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन जो हम बनाते हैं वो हम बनाते हैं कुछ इस तरह से। ये बॉन्डिंग वाले आ गए। जितने बॉन्डिंग वाले होंगे उतने ही एंटी बॉन्डिंग वाले भी होंगे। अगर हमारे पास ये जो है हम इस तरह से बना लेंगे। थोड़ी खराब तो बन रही है लेकिन समझ जाएंगे ये इस तरह की शेप है। हमारे पास पी वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम ले रहे हैं, सिर्फ पी वाले इलेक्ट्रॉन्स को ले रहे हैं हम, एस वाले इलेक्ट्रॉन्स को नहीं ले रहे हैं। तो पी के 3 ऑर्बिटल्स, एक ऑक्सीजन के 3 ऑर्बिटल्स, दूसरे में भी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी हमारे पास? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमारे पास है इसमें 2p(x2), 2py1, बाय 2pz1, ये है ना। यस सर। इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन करें आप ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्शन करेंगे। ऑक्सीजन का नंबर कितना है? Z कितना है ऑक्सीजन का? 8 8 है। 1s2 K शेल फिल हो गया। उसके बाद फिर 2s2 ये L शेल का इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। इसके बाद फिर x2 2px और 2py और 2pz, ये 3 ऑर्बिटल्स हैं, 2px, 2py और 2pz। अब इन ऑर्बिटल्स के हिसाब से हम ये देखेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने बच रहे हैं। ये 1 और ये 1, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल मिलाकर? ये 1s2 है, 7 हुए सर। 7। अभी एक इलेक्ट्रॉन बाकी है ना, वो इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन गया इसमें, कितने हो गए? सर अब 8 हो गए सर। हो गया। इस तरह से हमारे पास ये वाला ऑर्बिटल हमने लिया है 2px, ये 2px हो गया, ये 2py हो जाएगा, ये py और इसके बाद वाला हो जाएगा pz, ये हो जाएगा pz। इसी तरह से हम यहाँ पर भी बनाएंगे। पहले वाला बनाएंगे pz, ये है py और ये px में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 और py में 1, pz में 1 इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से यहाँ आ गया, एक इस तरफ से, एक इस तरफ से, दोनों तरफ से एक आ गया। लेकिन px में अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बाकी है, वो चला गया यहाँ पर, एंटी बॉन्डिंग में चला गया। py वाला 1 इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पर, यहाँ से py में से इलेक्ट्रॉन आया। pz वाला इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पर भी pz वाला इलेक्ट्रॉन आ गया। अब कोई इलेक्ट्रॉन बचा? नहीं नो बचा। सर। देखिए प्लस करें, 2 + 2 + 2 कितने हो गए? 6 + 2 6 माइनस 2 4 इस तरफ को है, 4 इस तरफ को है, तो 4 + 4 8 हो गए। अब ये 2 ऑर्बिटल्स खाली है हमारे पास वाले, इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है हमारे पास। अब हम देखते हैं बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 है। माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 अपॉन 2।
हो जाएगा 4 divided by 4 2. upon 2 is equal to 2. 4/2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना मिल गया हमें? 2 मिल 2. गया। ऑक्सीजन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 है। इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर हम मालूम कर सकते हैं सिमिलर एटम्स में भी और डिसिमिलर एटम्स के बीच में भी। हम इस तरह से वैल्यूज को लेके मालूम कर सकते हैं। हमारी टेक्स्ट बुक में बॉन्ड ऑर्डर है नहीं, लेकिन इस बॉन्ड ऑर्डर के लिए आप लोग जो है वो स्टडी कीजिएगा कि आपके पास जो बुक होगी पंजाब टेक्स्ट की, उसमें बॉन्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन किया हुआ है और थोड़ा बहुत यहाँ बताया है। आप कोशिश कीजिएगा, हो सकता है आपको समझ आ जाए ये बॉन्ड ऑर्डर। सर एंटी बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, जो इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, वो एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि वो रिपेल करते हैं, वो एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसीलिए अपनी एनर्जी से भी ज़्यादा एनर्जी उनकी हो जाती है। जबकि बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपनी एनर्जी डिक्रीज करते हैं, एंटी बॉन्डिंग वाले इंक्रीज करते हैं। ये इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ सामने पिक्चर में आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी अपनी एनर्जी जो है वो कितनी है, इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी कितनी है। जब नीचे जा रहा है तो एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है, जब ऊपर जा रहा है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। अब हमने जो एंटी बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन लिए हैं ये 2, इसमें से माइनस करके तभी हमने बॉन्ड ऑर्डर मालूम किया है। अगर हम एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन को ना रखते तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाता। अगर वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करे तो हम उनको निकाल देंगे, कितने नहीं करे और कितने कर रहे हैं, उसके बेस पर हम बॉन्ड ऑर्डर मालूम करते हैं। सर एस वाले क्यों नहीं लिए? एस वाले लेते तो हम एस वालों को भी यहाँ बनाते, यहाँ पर अगर हम रखते एस वाले भी तो ये एस वाले यहाँ पर आ जाते। उसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है तो जितने बॉन्डिंग में उतने एंटी बॉन्डिंग में, फिर हम इनको इसमें से माइनस नहीं करते, फिर यहाँ पर भी एक बढ़ जाता, यहाँ पर भी पेयर बढ़ जाता, फिर माइनस करते 8 में से माइनस करते हम इसमें से, तो फिर हमारे पास वही हो जाता 6 + 2 8, 2 + 2 4। तो 8 में से 4 माइनस करके क्या आंसर आता? 2 8 में नहीं से 4 4 8 में आता से था। 4 minus 4 आता। 4 divided by 1. 4/2 नौफिल कह रहे हैं 1 आएगा। सर 2 आएगा। सर 2 आएगा। जी 2 बोला है। 2 आएगा, जी हाँ बिल्कुल ठीक। इस तरह से हम एस वाले इलेक्ट्रॉन्स को अगर लेंगे तो उसके हिसाब से भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा और ज्यादा फैल जाएगा। मतलब आंसर सेम ही रहेगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो आपको इसको देखना होगा कहाँ से, पंजाब टेक्स्ट से। पंजाब टेक्स्ट बुक जो है उसका पेज नंबर आपको शेयर कर देंगे, और वो पेज नंबर जो है मैं देखता हूँ मेरे सामने पंजाब टेक्स्ट बुक आ गई है, और वो पेज नंबर है 180। 180 पर नीचे सबसे नीचे दिए हुए हैं कि किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज्यादा है। आपके पास सर हेडिंग px पेयर्ड है, अगर हम इसे भी नहीं लेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। जी क्या कहा आपने, दोबारा कहिए। सर px यहाँ पेयर्ड है, अगर हम इसे नहीं लेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। पेयर है तो इसलिए अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो पी के जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें से आपको 2 ऑर्बिटल्स शो करने पड़ेंगे। 2 कैसे शो करेंगे आप? आपको तीसरा ऑर्बिटल शो करना पड़ेगा, तो बताना पड़ेगा कि तीसरा जी ऑर्बिटल। जी इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रखते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए ये? आप पेयर ना रखें, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, 6 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखे हमने, ठीक है। अब ये पढ़ लेंगे 180 पेज, यस सर। देख लीजिएगा। कौन सी बुक में से? पंजाब टेक्स्ट। पंजाब की में। जी हाँ, पंजाब टेक्स्ट में देखेंगे। आपके पास जो है
पेज 180 पर किस तरह से दिया हुआ है। अब देखते हैं सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड को देखते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। सिग्मा बॉन्ड्स जो होते हैं वो एंड टू एंड और हेड टू हेड और लीनियर ओवरलैपिंग से बनते हैं। लीनियर ओवरलैपिंग बिटवीन एस ऑर्बिटल, बिटवीन sp ऑर्बिटल और बिटवीन pp ऑर्बिटल, इनसे मिलकर बनने वाले बॉन्ड्स को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड्स। यानी एस एस अगर ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बनेगा, sp ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बनेगा, pp ओवरलैपिंग होगी तो भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड एस एस sp और pp ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि इनके दरमियान बनेगा। एस एस ओवरलैपिंग किसमें मिलेगी हमें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। sp ओवरलैपिंग किसमें मिलेगी हमें, HF HF में, Cl में। pp ओवरलैपिंग किसमें मिलेगी, क्लोरीन क्लोरीन, मॉलिक्यूल इनमें मिलेगी pp ओवरलैपिंग। तो इस तरह से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है इनके दरमियान। फिर पाई बॉन्ड के लिए क्या कहा जा रहा है, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग। पैरेलल ओवरलैपिंग बिटवीन py ऑर्बिटल एंड pz ऑर्बिटल। इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होगी उसको हम कहेंगे कि ये ओवरलैपिंग जो है ये कौन सी है, हमें कौन सा पाई बॉन्ड बॉन्ड बनने पास पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड बन रहा है। देख लेंगे किसका सिग्मा बन रहा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर पाई बॉन्ड के लिए। ये पहले सिग्मा बन गया, उसके बाद फिर ये पाई बॉन्ड बन रहा है। अब इसमें आप क्या करेंगे, ये वाला ऑर्बिटल आप ले सकते हैं पी वाई और ये दूसरे ऑक्सीजन का पी वाई और पी वाई मिलकर सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं सिग्मा बॉन्ड। और ये दूसरा बॉन्ड बन रहा है पी जेड और पी जेड ऑर्बिटल के बीच में। ये पी जेड ऑर्बिटल और ये पी जेड ऑर्बिटल। तो पी जेड आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, इस ओवरलैपिंग से ही बन जाएगा हमारे पास पाई बॉन्ड। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। इसके बाद फिर ये देखिएगा कि यहाँ पर स्ट्रेंथ बताई है, स्ट्रेंथ जो बताई है वो बताई है किसकी, स्ट्रेंथ बताई है कि एस एस पे कितनी होगी, एस पी में कितनी होगी, पी पी में कितनी होगी। तो ये स्ट्रेंथ देखिए यहाँ पर एस एस में सबसे ज्यादा बताइए यहाँ पर, यस से सर सबसे कम होगी SS में। यस सर लेकिन ये एस गलत में सबसे ज्यादा सर ये गलत है, कम होगी सबसे, SS में कम होगी सबसे। सबसे कम होती है। कैसे, कितनी होती है एस एस में, सर 1 1 होती है। और पीपी में कितनी होती है, सर 3 3 होती है। बिल्कुल सही। तो एस एस और एस पी के हिसाब से एस एस पे 1, एस पी 1.732, पीपी में 3.0। ये है बॉन्ड स्ट्रेंथ। यहाँ पर जो आपके पास पहले जो शेयर हुई है उसमें ये मिस्टेक हुई हुई थी, अब ये करेक्शन कर लें, ठीक है, करेक्शन हो जाएगी। सर Yes, मतलब sir. पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। नहीं, पाई बॉन्ड की बात नहीं हो रही, ये सब सिग्मा है, ये दोनों सिग्मा है। ये सिग्मा एस एस के बीच में, ये सिग्मा एस और पी के बीच में, और सिग्मा पी और पी के बीच में, उसके बेस पर ले रहे हैं। इस तरह से सिग्मा ले रहे हैं, ठीक है। ये है क्लोरीन के बीच में F2, और ये है हाइड्रोजन में, और ये है हमारे पास HCl में। HCl ले लें या HF ले लें, जो भी ले लें आप, इनके बीच में। समझ आया। यस सर अब ये जो सारा समझाया है, ये सारा जो है हमारे पास जो है ये एक और तरह से भी दिया हुआ है। और ये किस तरह से दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बोर्ड का काम, क्लास 1 है बोर्ड का काम। आयोनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ये दिया हुआ है। इसके बाद फिर एक और भी बोर्ड दिया हुआ है यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज के साथ। सर ऊपर वाली पिक्चर क्लियर नहीं है। ये कल शेयर हुई थी आपके पास, क्लियर नहीं है।